नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं शशांक सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा के अनावरण से जुड़ी खबर के साथ, जो उन्होंने कल इंडिया गेट पर किया है। उन्होंने कहा कि आजादी के दशकों बाद देश डंके की चोट पर कई पुरानी गलतियों को सुधार रहा है और इंडिया गेट पर जब तक नेताजी की 28 फुट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा बनकर तैयार नहीं होती, तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उसकी जगह लेगी। होलोग्राम में रोशनी के इस्तेमाल से प्रतिमा का 3D इफेक्ट तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर यह भी कहा कि स्वाधीनता संग्राम में नेताजी का योगदान अविस्मरणीय है और आजादी के संघर्ष में अहम योगदान देने वाले इन नायकों को अब याद किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश हुई। लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। आज हमारे सामने आजाद भारत के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य हैं। हमारे सामने आजादी के 100वें साल से पहले 2047 के पहले नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है और नेताजी को देश पर जो विश्वास था, जो भाव नेताजी के दिल में उभरते थे, और उनके भावों के कारण मैं कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके। किसान आंदोलन के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और यही वजह है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसके इलाकों में पहुंचकर घर घर प्रचार कर रहे हैं। रविवार को खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचे गाजियाबाद और उन्होंने घर घर जाकर प्रचार किया। वो मोहन नगर के वाल्मीकि बस्ती में अपने उम्मीदवार के प्रचार के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी घेरने की कोशिश की। देखिए, योगी आदित्यनाथ हाल ही में तीसरी बार गाजियाबाद आए हैं। इस बार के चुनावी दौरे में वो वाल्मीकि बस्ती गए। मोहन नगर की इस बस्ती में उन्होंने कुछ घरों में जाकर लोगों से बात भी की। कोई मुख्यमंत्री पहली बार इस बस्ती में आया है, इसलिए लोगों ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन अपनी तकलीफें भी बताईं। पहली बार ये योगीनाथ जी पहली बार आए हैं इस कॉलोनी के अंदर। तो काम हुआ है यहाँ पर? सर अभी तो ऐसा कुछ काम नहीं हुआ। नाली खड़ंजे का जो भी इन्होंने प्रस्ताव रखा था वो तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, ठीक है जी। पर पहली बार होगी योगीनाथ जी देखे हमने जी पहली बार। लेकिन मेन चीज है कि युवा इनसे नाराज है। नाराज इसलिए क्योंकि मैंने यूपी टेट 3 बार क्लियर कर चुका है। 2018 में मैंने बीएड कर रखा था। यूपी टेट क्लियर है, सी टेट क्लियर है, 3 बार से क्लियर है और 2018 के बाद से अब तक 2022 हो गया, कोई भर्ती नहीं आई है। वो खाली बस्ते में रख रखा है कि निकालेंगे। पढ़े लिखे बच्चे धक्के खा रहे हैं, इनको नौकरी चाकरी दें, हमारा यही उनसे प्रार्थना है। गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपराधियों माफियाओं पर लगाम लगाने, राष्ट्रवाद और विकासवाद को लेकर अपनी पीठ थपथपाई। लगे हाथ अखिलेश यादव के 300 यूनिट फ्री बिजली देने के वादे पर तंज कसा। चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है, तो लोग बिजली दे। जब बिजली नहीं आएगी तो बिजली फ्री में करने की बात कहां से करते हो जी? क्यों बेवकूफ बनाते हो? क्यों आंखों में धूल झोंकने का काम करते हो? उनको मालूम नहीं कि उनको आना नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल दो।
जब योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तभी कुछ पार्टी कार्यकर्ता स्थानीय विधायक और उम्मीदवार सुनील शर्मा का विरोध करने पहुंच गए। हमारे पास जो है हमारा विरोध ये है, हमारा जो कैंडिडेट यहाँ पे खड़े किए गए उनको 2 बार यहाँ पे मौका मिल चुका है और चौथी बार अभी एक बार हारे भी है, चौथी बार उनको यहाँ से टिकट दिया गया। हमारा कहना बीजेपी से ये है कि क्या आपके पास कोई कैंडिडेट इसके अलावा या तो यहाँ साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में नहीं है या यही श्रेष्ठ है, इससे ज्यादा कोई सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं है। हम पार्टी विरोध नहीं कर रहे, हम प्रत्याशी विरोधी हैं। काम नहीं कराया विधायक जी ने कोई? विधायक जी ने काम किया है, लेकिन कब किया? लास्ट में किया ना 3 महीने पहले। 5 साल पहले कहाँ थे विधायक जी? पार्षद ने क्या काम किया है? 2012 के विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी और 4 सीटें बीएसपी को गई थीं। 2017 के चुनाव में बीजेपी 5 सीटें जीत गई, लेकिन 4 पर बीएसपी दूसरे स्थान पर रही। लिहाजा यहाँ बीएसपी ही बीजेपी के मुख्य मुकाबले में मानी जाती रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गाजियाबाद की सभी 5 विधानसभा सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार राह आसान नहीं है। शायद इस बात को बीजेपी भी जानती है, इसलिए पार्टी के तमाम बड़े नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। गाजियाबाद से कैमरामैन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब का पटियाला कैप्टन अमरिंदर सिंह का गढ़ माना जाता है और यही है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की। यहां पर जनता का मूड क्या है, ये जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता शरद शर्मा ने। देखिए। नमस्कार, मैं पंजाब के पटियाला में हूं। पटियाला जो कि पंजाब की शान माना जाता है, पुराना राजघराना है, बड़ा राजघराना है और ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि पटियाला के दिल में क्या है। इस वक्त मैं अदालत बाजार चौक पे हूं, जो कि पटियाला का दिल भी माना जाता है और यहीं इस शहर के दिल में खड़े होकर ये जानने की कोशिश करते हैं पटियाला के लोगों से कि पटियाला के दिल में क्या है। सत श्री अकाल जी, थोड़ा ना की है जी? मेरा नाम बलविंदर सिंह सिद्धू। बलविंदर सिंह जी। सिद्धू साहब, पटियाला के दिल विच की है? पटियाला के दिल में तो किसान है ही बसे हुए, जिन्होंने अपना दिल्ली दरबार पे फतेह हासिल की है। हम खुद भी किसान हैं, इसलिए किसानों का ही पक्ष लेंगे। अच्छा। किसानों की हिमायत में हैं, जबकि वो अपना अपना विचार है। मैं इस मामले में नहीं बोलना चाहता भी किसानों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। अच्छा। या मोर्चा लगा के अपने जो हैं अपने उनके मुद्दे मसले वो हल करने चाहिए थे या असेंबली में बैठ के हल करेंगे, ये एक अलग विषय है। लेकिन हम किसान हैं तो किसान के पक्ष में है। अच्छा, तो वोट भी संयुक्त समाज मोर्चा नहीं पाओगे? वोट हम उम्मीदवार पहले देखेंगे, पार्टी बाद में देखेंगे। अगर कोई भी नहीं जचेगा तो सरकार ने चलाया हुआ है नोटा तो वो कर देंगे। ਤੁਹਾਡਾ नाम क्या है जी? कुलदीप कौर सिद्धू। इनसे प्रभावित मत होइएगा, ये जो कह रहे हैं। आप बताइए, पटियाला दिल विच की है? पटियाला बहुत अच्छा बहुत ਵਧੀਆ शहर। किन्हां नूं वोट पाओगे, की सोच रहे हो? वोट तो देखो जी अपना अधिकार है, बिना दसे पानियां पावांगे जरूर। पावांगे जरूर। हाँ, ठीक है। पाएंगे जो अच्छा लगेगा। जो अच्छा लगेगा, हाँ, उसने वोट पाएंगे। वही जानना चाह रहे हैं कि कौन अच्छा लग रहा है। अच्छा था मैंने किसान वीरां के जुड़े हुए अच्छे लग रहे हैं। हाँ, किसान। ठीक है। सत श्री अकाल भाजी, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ यहाँ? हाँ जी, पटियाला ਵਿੱਚ। कैप्टन साहब ਦਾ कुछ नहीं है यहाँ? कैप्टन साहब यहाँ के राजा हैं, महाराजा हैं यहाँ के और मुख्यमंत्री रहे। कैप्टन साहब का नहीं है? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? सत प्रकाश जी। ਕਿਹੜੀ पार्टी का माहौल हैगा कि पटियाला दिल विच की हैगा? पटियाला में मैं किसी पार्टी के हक में नहीं, सब बदनाम हो चुके हैं, बुरी हो चुकी है। हाँ। मैं अगर हक में राजे के हक में, क्योंकि वो पटियाला ये नहीं कि उसके काम करें, मैं सिर्फ उसके पटियाला होने के हक में बस। अच्छा, बस। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ? वरुण सर। वरुण, ये पटियाले च रहते हो? हाँ जी। ਕਿਹੜੀ पार्टी का माहौल हैगा? पार्टी सर अपनी तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही है? क्यों कांग्रेस क्यों? बस शुरू तो उन्होंने सपोर्ट करे, उन्होंने ही करांगे। अच्छा, इसलिए। हाँ जी सर। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ है? मेरा नाम पंजाब सिंह जी। हाँ जी, पंजाब सिंह। ओहो, पंजाब की तो बात ही करने आए हैं हम। बताओ जी ठीक है। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੂਗੀ? ਕੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? नहीं जी, बाहर पटियाला डिस्ट्रिक्ट में? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट पटियाला ही। ठीक है। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ? आम आदमी पार्टी। हाँ, क्यों?
बदलाव चाहते हैं लोग जी। बदलाव चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या क्या चाह रहे हैं कि क्या वो पार्टी कर देगी? पार्टी ऐसे एजुकेशन में और नौकरी के लिए सब कुछ जो भी बन पड़ेगा वो सब करेंगे, क्योंकि पहले वाले जो है सब अपने पेट के लिए करते हैं, अब जो है थोड़ा की ना आएगा? मेरा मनप्रीत सिंह सर। मनप्रीत सिंह पटियाले जान दो? हाँ जी, हाँ जी। तो पटियाले दे दिल विच कीएगा? दिल अकाली दल आएगी जी। अकाली दल? हाँ जी। क्यों? अकाली दल ने काम करे हुए हैं सर। काम किए हुए हैं? आटा दाल स्कीम सारी उन्होंने दी है। अच्छा, अकाली दल ही आएगी सर। अकाली दल ही आएगी? हाँ जी। थोड़ा ना की है जी? मेरा नाम बंटी है जी। मेरा नाम पटियाला दे लोका दिल विच कीएगा? पटियाला लोगों के लिए कुछ कह नहीं सकते सर जी। वोट किन पार्टी को पाओगे? सर वोट अपनी कोई पार्टी कोई है नहीं अपनी अजे। अच्छा। तो बाकी देखो कुछ कह नहीं सकते वोटा का जी। आप कोई साइलेंट वोट है जी। अरे साइलेंट वोट पैगी सर जी, कोई पार्टी कुछ नहीं कह सकते आप इस टाइम। तुसी बताना नहीं चाहते? हाँ नहीं बताने की गल नहीं है सर जी। दसना नहीं चाहते? हाँ नहीं कोई ऐसी गल नहीं सर जी। थोड़ा ना की है जी? दिलप्रीत सिंह, एडवोकेट दिलप्रीत सिंह। एडवोकेट दिलप्रीत सिंह जी। पटियाला विच रहिंदे हो? बिल्कुल बिल्कुल। पटियाला दे लोका दिल विच की है? पटियाला ਦੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੋਟ ਫॉर ਚੇਂਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕ ਚੇਂਜ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜੋ ਬੈਠੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੇਵਾਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਾਲੇ ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੋਹਲੀ ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਹਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ मूवमेंट जो मिली पार्टी में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थोड़ा नाम दसो जी? मेरा नाम मनीष कुमार। मनीष कुमार जी पटियाले भी रहंदा? बिल्कुल जी बिल्कुल। पटियाला दे दिल विच की हैगा? पटियाला दे लोका दिल विच की हैगा? लोका दिल विच झाड़ू है जी। झाड़ू? हाँ जी। क्यों? झाड़ू ने बहुत कम किया है, दिल्ली कम किया है। साढ़े अभी तो आई नहीं सरकार में, काम कैसे कर? दिल्ली में किया है। अच्छा, दिल्ली में? दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, दिल्ली मॉडल यहाँ भी बनेगा। अच्छा, बड़ी उम्मीद दिख रही है आपकी आंखों में भी, बातों में भी। बिल्कुल उम्मीद सर। ठीक है जी, ठीक। पटियाला सीट जीतेंगे कम से कम 20,000 वोट से जीतेंगे। तो यहाँ पे पटियाला है, यहाँ पर कैप्टन साहब के बारे में लोग बता रहे हैं। कैप्टन साहब है महल में अपने बैठे हैं वहाँ पर। अच्छा। वो तो पटियाला आते ही नहीं। अच्छा। थोड़ा ना की है? मेरा इरविंदर सिंह है। इरविंदर सिंह? हाँ जी। ये पटियाला विच रहंदे हो? पटियाला लोकल आई। पटियाला के दिल विच की हैगा? पटियाला के दिल विच की हैगा? केड़ी पार्टी का माहौल है? मिक्स ही है, कांग्रेस भी हैगी है। जोर किसका है? जोर तो देखो कोरोना करके कोई ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर नहीं रहे। अच्छा। अरे इन्ना जजमेंट हो नहीं रही। वोट किस पार्टी को पाओगे? ऐसा आप पावांगे जी। आप नहीं पाओगे? हाँ जी, हाँ। ठीक है, क्यों पाओगे? देखो ये मौका देना चाहिए, हर एक बंदे को मिलना चाहिए। ठीक है। हुण कांग्रेस का भी देख लिया हाल है, बीजेपी का भी देख लिया। ते मेरी तो आही है सलाह भी आप दो एक चांस। ठीक है। वैसे पंजाब और पटियाला के लोका दिल विच कुछ भी हो, लेकिन ये जो है हर पंजाबी के दिल में है। ये देखिए, ये पकौड़े जो हैं, माना जाता है कि पंजाबी जो हैं वो बढ़िया खाने पीने के शौकीन होते हैं। ये देखिए पकौड़े। और जैसे ये पंजाबी खाने पीने के शौकीन है, ऐसे ही हम भी खाने के शौकीन हैं। पटियाला से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तीखा वार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजनीतिक सुविधा के अनुसार हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन में शिवसेना के 25 साल बर्बाद हो गए। शिवसेना के संस्थापक और अपने पिता बाल ठाकरे की 96वीं जयंती पर अपने डिजिटल संबोधन में उद्धव ने कहा है कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठजोड़ किया था क्योंकि वो हिंदुत्व के लिए सत्ता चाहती थी। शिवसेना की सत्ता के लिए कभी हिंदुत्व का इस्तेमाल नहीं किया। शिवसेना ने हिंदुत्व को नहीं बल्कि भाजपा को छोड़ दिया। आगे उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि भाजपा का अवसरवादी हिंदुत्व बस सत्ता के लिए है। मला तेही दिवस आठवतात, मी तेव्हा खूप लहान होतो, पण वाजत गाजत और उद्धव ठाकरे के इस बयान पर बीजेपी के नेता राम कदम ने भी अपना बयान दिया है, सुनिए। शिवसेना दल इस बात का जवाब कब देगी कि रजा अकादमी के साथ जुड़े हुए लोग
महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुओं के घर दुकान जला रहे थे, तब भी उस पर अब तक पाबंदी क्यों नहीं? किसने आपको रोका? हिंदुओं की आस्था है श्री राम जन्मभूमि, श्रद्धा है, उसके भूमि पूजन पर इनके साथी दल सवाल उठा रहे थे, शिवसेना खामोश। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक युवक की पुलिस की पिटाई के बाद मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस युवक पर मोबाइल चोरी का शक था, आरोप था और उसकी पिटाई पुलिस ने की। इस हादसे के बाद मृतक के परिजन गुस्से में हैं। उन्होंने शहर के संपूर्णा नगर के खजुरिया रोड पर प्रदर्शन किया और उनकी मांग है कि खजुरिया चौकी में तैनात पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की जाए। प्रशासन परीक्षाओं में नकल पर रोक लगाने की तमाम कोशिश करता है, लेकिन नकलबाज कोई ना कोई अनोखा अंदाज ढूंढ ही लेते हैं और ऐसा ही एक मामला सामने आया अमेठी के टीईटी की परीक्षा में, जहां पर एक छात्र ने अपने कान के भीतर ब्लूटूथ लगा लिया और छात्र उसकी मदद से परीक्षा दे रहा था, लेकिन शक होने पर जब उसकी जांच की गई तो कान के भीतर ब्लूटूथ मिला। ब्लूटूथ कान में इस कदर अंदर लगाया गया था कि उसे बाहर निकालने के लिए छात्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना पड़ा, जहां चिमटे की मदद से ब्लूटूथ को बाहर निकाला गया। मामला अमेठी कोतवाली के शिव प्रताप इंटर कॉलेज का है। फ्रिस्किंग करके बच्चों को, स्टूडेंट्स को एग्जाम देने के लिए अंदर भेजा गया था, तो एक बच्चा जो है इन्विजिलेटर के परिप्रेक्ष में उसको संदिग्ध हुआ, तो उन्होंने जो है सूचना दी। बाद में उसकी फिर चेकिंग कराई गई और उसके पास जो है ब्लूटूथ डिवाइस पाया गया जो उसके कान में था। अभी वर्तमान में जो है स्टूडेंट को CSC भेजा गया है वो निकलवाने के लिए, और इसमें आवश्यक पुलिस कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र में आज से ज्यादातर इलाकों में ज्यादा से ज्यादा स्कूल 1ली से 12वीं तक खोल दिए गए हैं और इसकी वजह है कि कोरोना मामलों में जो लगातार गिरावट दर्ज की गई, 88% पीक से अब तक मामले कम हो चुके हैं। और ये भी साफ किया है सरकार ने अपनी गाइडलाइंस के जरिए कि जो भी स्कूल खोले जाएं वहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी होगा। छात्र छात्राओं का स्कूल आना अनिवार्य नहीं है, उनके माता पिता इस संबंध में फैसला लेंगे। उन्हीं जिलों के स्कूल खोले जाएंगे जहां कोरोना के मामले औसत से कम हैं और स्कूल खोलने का फैसला पूरी तरह स्थानीय प्रशासन का होगा। फिलहाल पुणे और औरंगाबाद जिले में कोरोना मामलों में कमी ना होने की वजह से यहां के स्कूल नहीं खोले जा रहे। मुंबई से महज 55 किलोमीटर दूर कल्याण तालुका के 10 गांवों के लोग रोजमर्रा की जिंदगी के लिए नदी पार कर रहे हैं, जान हथेली पर रखकर। तेज बहाव के चलते यहां पर पुल का एक हिस्सा टूट गया है, जिसके बाद अब लोग बिजली के खंभे के सहारे पुल पार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। इन तस्वीरों में आप उल्लास नदी पर बने इस खूबसूरत बांध को देख रहे हैं, लेकिन इसी बांध ने कल्याण तालुका के करीब 10 गांवों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। नदी पार करने के लिए इन गांव वालों के पास यही एक पुल मौजूद है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। दिन भर पुल के कुछ हिस्सों पर पानी का बहाव दिखता है। बीच का हिस्सा 3 महीने पहले नदी में आए तेज बहाव से टूट गया, तो गांव वालों ने बिजली के खंभों का इस्तेमाल कर इस पुल को जोड़ा है। आपटी गांव के रहने वाली रंजना शिशरे अपने खेतों में उगी सब्जियों को बेचने अंबरनाथ शहर जाती हैं, जिसके लिए वो इस टूटे फूटे पुल का इस्तेमाल करती हैं। वो बताती हैं कि दूसरा रास्ता उनके यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है और ऑटो से आने जाने में जितने पैसे लगते हैं उतनी कमाई सब्जी बेचने से भी नहीं होती है। भाजी बेचने के लिए जाना पड़ता है मेरे को, इधर से भाड़ा परवड़ता नहीं है। तो लेकिन अगर इतना खतरा है और जो दूसरा रोड है वहाँ से जाएंगे
तो आप सुरक्षित रहेंगे, तो वहाँ से क्यों नहीं जाते और यहाँ से क्यों जाते? उधर से पैसा ज्यादा लगता है। कितना लगता है? उधर से 200 रुपये भाड़ा लगता है, इधर से 50 रुपये में जाती है मैं। नदी के दूसरे तरफ MIDC, कई उद्योग और रिजॉर्ट मौजूद हैं, जहां पर इन लोगों को काम पर जाना पड़ता है। अगर आप बाइक से उस पार जाना चाहते हैं तो एक बाइक पर कम से कम 3 से 4 लोगों का होना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि बीच पुल में बाइक को उठाना पड़ता है और उसे खंबे पर रख पार ले जाना पड़ता है। पुल का हिस्सा टूटने पर गांव के लोग पैसे इकट्ठा करते हैं और इसी तरह का जुगाड़ कर वो अपने काम पर जाते हैं। इस बार उन्होंने खराब हो चुके बिजली के खंबे का इस्तेमाल किया। बीच में से वो टूट गए। वो MIDC बना नहीं रही है, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोगों को खुद का रिस्क लेके उसको उठा के लेके जाना पड़ता है। अच्छा। मतलब उस बाजू में हम लोग को रोजगार ज्यादा है, वो रोजगार की वजह से हम लोग को उधर ज्यादा ध्यान करते हैं। और ये लंबे से जाएंगे, समझो 30 किलोमीटर लंबे से जाएंगे। आज का खर्चा उनको परवड़ने वाला नहीं है। अगर 100 रुपये का सब्जी बेचेंगे तो 100 रुपये का उनका खर्चा हो जाएगा। बिल्कुल। तो हम लोग को मिलता क्यों क्या है? इस मामले में गांव वालों की ओर से प्रशासन को कई बार शिकायत की गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। गांव वालों का आरोप है कि बांध का हिस्सा बढ़ाया गया लेकिन पुल का नहीं, और इसलिए परेशानी बढ़ी है। यहाँ पे MIDC का जब भी हमने 2017 में भी CO आए थे यहाँ पे, उनको भी एक निवेदन दिया था। इसके बाद 2018 में हमारा जो ग्राम सभा हुई, ग्राम सभा में हमने ठहराव लेके वो भी उधर दिया है। और 2018 में ही हमारे जो एक सोशल हेड है सिसवे नाम के, वो MIDC में गए थे। MIDC साहब ने वहाँ पे गए, उन्होंने भी कुछ अभी तक इसका ध्यान नहीं दिया है। इस साल गणतंत्र दिवस पर जब नेता न्यू इंडिया, नया भारत या फिर पुरोगामी महाराष्ट्र जैसे बड़े बड़े स्लोगन का इस्तेमाल करें, तब आप इस पुल को याद कीजिएगा। ऐसे ही बड़े बड़े स्लोगन के भीतर इस तरह की मूलभूत परेशानियों को भुला दिया जाता है। नेता और प्रशासन दोनों को पता है कि फिलहाल स्लोगन से काम चल रहा है, और इसलिए मुंबई से केवल 55 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह के हालात 2022 में भी मौजूद हैं। कल्याण से स्वदेश मालवीय और कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। उत्तर प्रदेश में अब 10 फरवरी से पहले चरण का जो मतदान है वो शुरू होने जा रहा है, और राजनीतिक पार्टियों ने अब तेजी से अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। बीजेपी गठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार जो है विधानसभा में पहला मुस्लिम प्रत्याशी वो उतारा है। बीजेपी के घटक दल अपना दल S ने रामपुर की स्वार सीट से हैदर अली को अपना उम्मीदवार बनाया है। हैदर अली सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ NDA के प्रत्याशी होंगे। इस सीट से 2017 में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने यहां पर जीत हासिल की थी। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का। सौरभ, यहाँ पर ये जो रामपुर का इलाका है, 5 विधानसभा की सीटें यहाँ पर आती हैं, और एक तरह से आजम खान का गढ़ ये माना जाता है। कौन है हैदर अली, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है, और कितनी चुनौती वो दे पाएंगे यहाँ पर आजम खान के परिवार को? देखिए, बहुत ये इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है अदिति रामपुर का। रामपुर के नवाबों के खानदान से हैं हैदर अली। इनके पिता नवेद मियाँ 4 बार विधायक रह चुके हैं इस सीट से, और 2017 में बसपा से लड़े थे। और जब वो लड़े थे 2017 में, तो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने हैदर अली के पिता को हरा दिया था। हैदर अली का परिवार वैसे परंपरागत तौर पर कांग्रेस में रहा है। हैदर अली भी कांग्रेस में थे, और कांग्रेस ने इनको अपना उम्मीदवार भी स्वार सीट से घोषित कर दिया था। लेकिन पिछले हफ्ते हैदर अली, इनको हमजा मियां भी कहते हैं, इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अनुप्रिया पटेल का दामन थाम लिया। अनुप्रिया पटेल, हम सब जानते हैं, इस वक्त बीजेपी के साथ हैं, और सबसे बड़ा घटक दल है NDA का, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में। तो अनुप्रिया पटेल ने इनको जो है अपना उम्मीदवार बना दिया है स्वार सीट से, और यहां पर उनकी लड़ाई अब्दुल्ला आजम, जो कि आजम खान के बेटे हैं, उनसे सीधी होगी। 2017 में अब्दुल्ला आजम काफी मतों से यहां से जीते थे। जो इनके पिता हैं हैदर अली के, नवेद मियां
इनका भी एक परंपरागत तौर पर इतिहास रहा है और रामपुर में हमेशा से ही आजम खान ने नवाबों को हराया है, तो वो सिर्फ आजम खान ने हराया है। जो नवाबों का परिवार है, जो नवेद मियाँ के पिता हैं, मिक्की मियाँ कहते थे, वो भी कई बार यहाँ से सांसद रहे। 1991 में उनका इंतकाल हो गया। हैदर अली की दादी नूर बानो कांग्रेस में थी और मंत्री भी रही, सांसद भी रही। तो नवाबों का परिवार, इनकी एक राजनीतिक हिस्ट्री है, परंपरागत तौर पर ये कांग्रेस में ही रहे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जब कांग्रेस का दबदबा नहीं है, कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, तो यही वजह है कि हैदर अली जो कि सिर्फ 36 साल के हैं, विदेश से पढ़ करके आए हैं, उन्होंने कांग्रेस का टिकट तो ले लिया था, लेकिन फिर वो पिछले हफ्ते कांग्रेस छोड़ करके अपना दल में शामिल हो गए हैं। और एक बहुत दिलचस्प लड़ाई, जो परंपरागत लड़ाई है आजम खान की नवाबों के परिवार के साथ, वो इस सीट पे भी देखने को मिलेगी। नवेद मियाँ के बेटे हमजा मियाँ बनाम आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम। बहुत शुक्रिया सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर दलित और मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो बहुत बड़ा फैक्टर माने जाते हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं उन्हीं वोटरों को गोलबंद करने की कोशिश कर रही हैं और उसी हिसाब से जो अपने प्रत्याशी हैं वो उतारे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर टीवी चैनलों पर दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर आपत्ति जताते हुए रोक लगाने की मांग की है। दरअसल इन दिनों टीवी चैनलों पर यूपी चुनाव को लेकर लगातार सर्वे किए जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी के प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए दिखा जा रहा है, जिस पर सपा ने आपत्ति जताई है। हालांकि सर्वे में सपा की स्थिति भी लगातार मजबूत होती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग को सपा ने लिखा है, दलील ये दी है कि ओपिनियन पोल से मतदाता भ्रमित हो रहे हैं, चुनाव प्रभावित हो रहा है और टीवी चैनलों पर इस तरह से ओपिनियन पोल दिखाना आचार संहिता का उल्लंघन है। इधर बीजेपी का कहना है कि हार सामने देखकर समाजवादी पार्टी बौखला गई है। सौरभ, यहाँ पर जिस तरह की ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, उससे पहले सौरभ आपके पास आए, उससे पहले हम यहाँ पर एक बयान सुनाते हैं राकेश त्रिपाठी का। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देख करके बौखलाहट में आ गई है और इसीलिए कभी इलेक्शन सर्वे पर रोक लगाने की मांग करती है, कभी निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है और कभी डिजिटल माध्यमों में अपनी कमजोरी का रोना रोती है। ये समाजवादी पार्टी अपने हार के कारण गिन रही है। इलेक्शन सर्वे पर रोक लगाने से आपकी हार टल नहीं सकती है। तो यहाँ पर राकेश त्रिपाठी को हमने सुना, जो बीजेपी के नेता हैं, कह रहे हैं कि आप डरे हुए हैं, आप बौखलाए हुए हैं। सौरभ, यहाँ पर ओपिनियन पोल पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्यों है कि समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि मतदाता भ्रमित होंगे? क्यों, क्या ये वजह है कि बीजेपी को आगे दिखाया जा रहा है या एनडीए को आगे दिखाया जा रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं सपा को परेशानी हो रही है इस बात से? अदिति, आपने भी देखा होगा जब ये ओपिनियन पोल्स आते हैं तमाम दूसरे न्यूज चैनल्स में, तो जब उस पर डिबेट की जाती है तो इस तरीके से डिबेट की जाती है कि जैसे ओपिनियन पोल है यही आखिरी नतीजे हैं और इनको इतनी सीट मिली, उनको इतनी सीट मिली, यहाँ इतनी सीट मिल रही है, वहां उतनी सीट मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो ओपिनियन पोल के नतीजे होते हैं वो एक आखिर नतीजे के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाते हैं इन चैनल्स में और उन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रख करके वो डिस्कशन डिबेट दिन भर होता रहता है। समाजवादी पार्टी का कहना है, और ये समाजवादी पार्टी पहला दल नहीं है, मायावती जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, बसपा प्रमुख है, उन्होंने भी ओपिनियन पोल बैन करने की मांग की थी। कांग्रेस भी पहले कर चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इकलौता विपक्षी दल है। समाजवादी पार्टी ने कल जो लेटर लिखा है, नरेश उत्तम जो कि प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने लेटर लिखा है। उन्होंने कहा है कि उनका जो मतदाता है वो दिग्भ्रमित हो रहा है, ओपिनियन पोल के नतीजे आते हैं वो निष्पक्ष नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ जब एक बीजेपी नेता से बात कर रहे थे, उन्होंने बोला, हम समाजवादी पार्टी के नेता से हम कल बात कर रहे थे शाम को, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास भी तमाम सर्वे वाले, ओपिनियन पोल वाले आते हैं, हम उनको पैसे दे दें तो हमारी भी सीटें जो हैं वो बढ़ा करके दिखा देंगे। तो समाजवादी पार्टी का जो दलील है वो यही है कि ये जो ओपिनियन पोल के नतीजे हैं वो निष्पक्ष नहीं है, और जब ये नतीजे निष्पक्ष नहीं है और जब ये तमाम चैनल्स पे दिन भर चलते रहते हैं तो ऐसे में जो मतदाता है वो भ्रमित होता है और उसको लगता है कि बीजेपी का माहौल बन रहा है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी कोई ओपिनियन पोल में बिल्कुल ही खराब या खत्म दिखाया जा रहा है। कुछ ओपिनियन पोल्स में समाजवादी पार्टी की स्थिति काफी बेहतर भी बताई जा रही है, लेकिन ज्यादातर जो ओपिनियन पोल्स हैं उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिखाया जा रहा है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनके प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको ये ओपिनियन पोल के नतीजे खराब कर रहे हैं। और आप भी, जैसे अदिति बोला है कि आप भी देखते होंगी, तो जब ओपिनियन पोल के नतीजे आते हैं तो तमाम जिन चैनल्स पे नतीजे आते हैं तो वो डिस्कशन इस तरीके से करते हैं जैसे कि ये 10 मार्च के नतीजे आने वाले हैं। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी को आपत्ति है। बिल्कुल, और देखते हैं कि अब जब चुनाव आयोग को लिखा है समाजवादी पार्टी ने, तो आचार संहिता का उल्लंघन की बात भी यहां पर कही है। क्या चुनाव आयोग इस पे कोई कार्रवाई करेगा, इसका इंतजार होगा।
उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में घर घर जाकर प्रचार किया। साहिबाबाद के कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका संबोधन भी हुआ और उन्होंने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी में डर का माहौल था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी और इसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव के 300 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे पर भी तंज कसा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, जब बिजली देते ही नहीं तो फ्री बिजली देने का सवाल ही कहां पर उठता है। 2017 के पहले बिजली आती ही नहीं थी। जो आज कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, इनसे पूछना चाहिए बिजली जब आती नहीं थी तुम बिजली नहीं देते थे, तुम तो अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे, क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। तो ये लोग बिजली दें, जब बिजली नहीं आएगी तो बिजली फ्री में करने की बात कहां से करते हो जी? क्यों बेवकूफ बनाते हो? क्यों आंखों में धूल झोंकने का काम करते हो? पहले गाजियाबाद में हज हाउस बनता था, हमारी सरकार ने कैलाश मानसरोवर का भवन बना दिया। भाइयों बहनों, पहले यहां के व्यापारियों से, यहां के उद्यमियों के साथ माफिया किस प्रकार का व्यवहार करते थे, आज किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी व्यापारी को, किसी चिकित्सक को, किसी संभ्रांत नागरिक को या किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, अब ये जो बयान हम इस तरह के सुनते हैं तो इससे यही समझ में आता है कि चुनावी माहौल अब अच्छा खासा गरमाने लगा है, एक दूसरे के ऊपर जो तंज कसने की जो प्रक्रिया है वो एक तरह से यहां पर शुरू हो गई। लेकिन जब गाजियाबाद में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे तो मैं सोशल मीडिया पर वो भी देख रही थी कि लोग गाजियाबाद के बारे में भी सवाल उठा रहे थे कि यहां पर भी कई सारी समस्याएं हैं। ये भी कह रहे थे कि आप मानसरोवर की बात यहां पर कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर जो गड्ढे वही ठीक नहीं हो पाए। तो कई सारे मुद्दे खुद बीजेपी के सामने भी है। बिल्कुल बीजेपी के सामने है। अगर आप योगी जी के बयान भाषण सुने तो ये चुनावी भाषण तो भले ही हो, लेकिन वो पिछले एक साल से यही बातें बोलते आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमने देखा किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कैराना पहुंचे डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए। केशव मौर्य भी कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, उससे पहले जेपी नड्डा भी बरेली आए थे। योगी आदित्यनाथ का ये तीसरा दौरा है गाजियाबाद का, जहां पर वो प्रचार कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2013 के दंगे हुए थे आदित्य, उसके बाद भीषण ध्रुवीकरण हुआ था। 2014, 2017 और 2019 बीजेपी ने स्वीप किया था, लेकिन किसान आंदोलन के बाद तस्वीर बदली है। कैराना का मुद्दा, पलायन का मुद्दा समाज बीजेपी उठा रही है। यही वजह है कि अमित शाह जो कि अगवा हैं, खुद डोर टू डोर जाके प्रचार कर रहे हैं और उन पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं। 80 बनाम 20 की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ कि जो बयान भी आप देखिए ना, कि कैसे उन्होंने कहा था कि वो यहाँ पर हज हाउस बना रहे थे तो हमने यहाँ पर कैलाश मानसरोवर बना दिया। तो क्या अगर हज हाउस बनता और हज हाउस में जो लोग जाते, मुसलमान जाते, तो क्या वो उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है? तो आप समझिए कि किस तरीके से कैंपेन चल रहा है। बीजेपी की कोशिश है कि कहीं ना कहीं जो उनके फेवर में काम करता है वो ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन काम करता है। तो बयान भी आप सुनेंगे तमाम ये इसी और बयान इशारा करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में कोरोना में लोग नहीं मरे? हम सब जानते हैं कोरोना में जबरदस्त तबाही उत्तर प्रदेश में भी हुई, यहाँ भी लाशों के अंबार लगे। उत्तर प्रदेश में क्या बिजली 24 घंटे आती नहीं? बिजली की कटौती है यहाँ पर। गाजियाबाद में गड्ढे नहीं है, बिल्कुल गाजियाबाद में सड़कों में गड्ढे हैं। सीवर लाइन जो है भर जाती है जब बारिश होता है। 1 घंटे की बारिश के बाद हमने भी देखा किस तरीके से सड़कें भर जाती है। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे मुद्दे नहीं है बात करने के लिए, पर बीजेपी को पता है कि किन मुद्दों को लेकर उनको वोट मिलेगा। और पोलराइजेशन का बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को हुआ था 2017 में, और उसी की कोशिश में बीजेपी है। तमाम उनके बयान देखिए, वो कैराना के पलायन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बहु बेटियां रात में निकल नहीं सकती थी, अब बहु बेटियां निकलती हैं। जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने अभी कहा कि पहले किडनैपिंग हो जाती थी। तो उनके, अगर बीजेपी के तमाम नेताओं की बात करें तो 2017 से पहले तो यूपी में कुछ था ही नहीं, ना यूपी में पुलिस थी, ना यूपी में सड़क थी, ना यूपी में बिजली थी। तो कहीं ना कहीं कोशिश, उनकी स्ट्रेटेजी यही है कि उनको ये बताया जाए कि इससे पहले काम नहीं हुआ, जो किया वो हमने किया। ये बहुत कैंपेन स्ट्रेटेजी है इनकी, जो कि 2017 2019 में अच्छे खासी काम की थी। तो अब देखना है कि इस बार क्या किसान आंदोलन ने
वो हिंदू मुसलमानों के दंगों का दर्द जख्म भर दिए हैं, अगर भर दिए हैं तो उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, चाहे वो कोरोना में मौतों का मामला हो, अव्यवस्था का मामला हो, कई सारे मुद्दे हैं। लेकिन सौरभ, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो इन मुद्दों के आधार पर वोट करती है या ध्रुवीकरण की राजनीति में वो फंसती है, या फिर वो जातियों के आधार पर एक बार फिर से वोट देगी। बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। और अब पंजाब की बात करते हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के मुख्य रणनीतिक सलाहकार और पूर्व आईपीएस अधिकारी मोहम्मद मुस्तफा मालेर कोटला में अपने विवादित बयान को लेकर निशाने पर आ गए। मुस्तफा पर आरोप है कि उन्होंने एक जनसभा में एक धर्म के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया। हालांकि राज्य की मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार रजिया सुल्ताना के पति मुस्तफा ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। एनडीटीवी से उन्होंने कहा कि जांच में साबित हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। मोहम्मद मुस्तफा से बात की हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने। मेरे साथ बात करने के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, जो कि पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं, पंजाब कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार हैं और पंजाब सरकार की मंत्री रजिया सुल्ताना के पति हैं। इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और आरोप ये लग रहा है कि इन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की। मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना पक्ष रख दीजिए कि आप इसमें वीडियो में कह क्या रहे हैं, क्योंकि आरोप लग रहा है कि आप भावनाएं भड़का रहे हैं और माहौल खराब कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैंने उसमें भावनाएं नहीं भड़काई है, हिंदू मुसलमान का वहाँ कोई मुद्दा नहीं था। अब जो मीडिया कर रहा है वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा कर रहा है, वो भावनाएं भड़का रहा है। जो कल बीजेपी ने किया है वो है भावना भड़काने वाला काम। कहा जा रहा है कि भाई अगर हिंदुओं को इजाजत दी गई तो मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि संभालने मुश्किल हो जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं ये हिंदुओं शब्द नहीं है, ये फितनो शब्द है। फितनो आपके साथ इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा। फितनों का मतलब नॉन मुस्लिम नहीं होता, फितनों का मतलब गैर मुस्लिम नहीं होता। फितनों का मतलब होता है प्रॉब्लम क्रिएटर्स। फितने हमारे इस्लाम में बहुत यूज होता है। ठीक है, लेकिन आप इसमें ये तो कह रहे हैं कि अगर इन्होंने दोबारा ऐसी हरकत की तो खुदा की कसम घर में घुसकर मारूंगा। जब आपके साथ आपकी इज्जत पे हमला होता है ना, मतलब फिर आप मोमेंटरीली आप यही कहोगे ना मैं पुलिस अफसर रहा हूँ, मैं हाथ बांध के खड़ा हो जाता, पिटाई कर लो, मैं महात्मा गांधी तो नहीं हूँ, इतना तो मैं रिएक्शन दूंगा माइक पे। मैं कोई झाड़ू लेके घरों में नहीं लोगों को घुस रहा था, लेकिन इतना रिएक्शन तो ऐसे इंसान करूंगा कि नहीं करूंगा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आप माहौल बिगाड़ रहे हैं और आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे आप कहो कि एफआईआर भी करवा दी आपके ऊपर। हाँ, हो गई आपके ऊपर। वहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं था। वहाँ पे जो एफआईआर वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। ऐसी कोई इसमें बात नहीं, दे विल रियलाइज इट। ठीक है, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मलेरकोटला से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 70 सीटों में से 53 पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन ना तो प्रचार समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और ना ही पार्टी में हाल ही में शामिल हुए हरक सिंह रावत का नाम इस लिस्ट में शामिल है। हरीश रावत की सीट को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, जबकि हरक सिंह रावत को लड़ाया जाएगा नहीं, अभी ये तय नहीं है, और अगर लड़ाया जाएगा तो किस सीट से ये फैसला लेना बाकी है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 21 जनवरी से शुरू हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस की पूरी लिस्ट अभी तक नहीं आई है। शनिवार देर रात पार्टी ने 53 नामों की लिस्ट जारी की, लेकिन इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम नहीं आया है। इंतजार बाकी की 17 सीटों के लिए नामों के ऐलान का है। इस बीच हरीश रावत का नाम न आने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने चुटकी ली है। निश्चित रूप से चुनाव में बड़ा मतदान यहाँ पर होगा। हम सभी से अनुरोध भी करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और अच्छी सरकार चुनने के लिए, ऐसी सरकार चुनने के लिए जो मोदी जी के साथ चले और जो विकास के काम शुरू हुए हैं उन सभी कामों को और तेज गति मिले। हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं। हो सकता है कि हरीश रावत जी ने खुद ही अपना नाम नहीं डलवाया, उसमें चुनाव से दूर जा रहे हों। सूत्रों की माने तो हरीश रावत रामनगर की सीट चाहते हैं, लेकिन रंजीत रावत वहां की दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं। हरीश रावत पहले अपने नहीं लड़ने की बात भी कह चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने को लेकर उनका भरोसा और उत्साह उनको चुनाव लड़ने से दूर रखेगा, ऐसा लगता नहीं है। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि बल्लेबाज कभी कभी आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, तो कांग्रेस इस समय थोड़ा सा जो है फॉर्म डाउन है, आउट तो नहीं है लेकिन फॉर्म डाउन है हमारा। हम रिगेन कर लेंगे उसका,
हम देश के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं। चुनाव से पहले आप कह रहे हैं फॉर्म डाउन है, तो इसका क्या मायने निकाले? नहीं, मैंने तो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में कहा। उत्तराखंड में तो हम पूरे फॉर्म में हैं, बल्कि उत्तराखंड के अंदर तो हमारे बेंच स्ट्रेंथ भी जो है इनफॉर्म बैट्समैन की बड़ी अच्छी खासी है, तो हमारे तो बल्कि उसको मैनेज करना प्रॉब्लम हो रही है। हरक सिंह रावत वापस कांग्रेस में आ चुके हैं। उनकी बहू को लैंसडाउन से टिकट की बात की जा रही है, लेकिन हरक सिंह रावत को टिकट मिलेगा कि नहीं, इस पर संदेह बरकरार है। वजह 2016 की उनकी दगाबाजी है, जिसकी वजह से हरीश रावत की सरकार गिर गई थी, या फिर उनको चौबट्टा खाल जैसी सीट पकड़ाई जा सकती है, जहां से भाजपा के दिग्गज नेता सतपाल महाराज विधायक हैं। वैसे भी हरक सिंह रावत हरीश रावत की शर्तों पर ही पार्टी में आए हैं। ये अच्छा, हरीश भाई ने आज मुझे आशीर्वाद दिया, ये उत्तराखंड के लिए दिया है, और मैं हरीश भाई के जो विजय रथ है, उस विजय रथ में हरक सिंह रावत, अगर इस रथ का विजय रथ में कहीं कोई पेंच फंस रहा होगा तो हरक सिंह रावत अपनी जान को जोखिम में डालकर उस पेंच को, उस रथ की रुकावट को पूरा करे। कांग्रेस पार्टी ने एक परिवार एक टिकट का नियम बनाया, लेकिन बीजेपी से कांग्रेस में आए एमएलए यशपाल आर्या को बाजपुर से और उनके बेटे संजीव आर्या को नैनीताल से टिकट देकर इस नियम को तोड़ दिया है। लिहाजा हरीश रावत, हरक सिंह रावत, रंजीत रावत और प्रीतम सिंह जैसे नेताओं की चाहत को हवा मिल गई है, जो एक से अधिक टिकट चाहते हैं। दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। केंद्र ने आईएएस कैडर नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जिसको लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। इस प्रस्ताव के मुताबिक किसी आईएएस को डेपुटेशन पर बुला सकता है केंद्र। तमिलनाडु, केरल के मुख्यमंत्रियों ने इसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री को खत लिखा है, और इसके पहले भी गैर बीजेपी शासित राज्यों ने इस बदलाव का विरोध किया है, और राज्यों की मांग यही है कि ये कानून नहीं बदले। केंद्र ने 25 जनवरी तक राज्यों से इस मामले में चिट्ठी मांगी है, जवाब मांगा एक तरह से, और 31 जनवरी से होने वाले बजट सत्र में ये संशोधन पेश हो सकता है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी नीता शर्मा का। नीता, यहाँ पर जो केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, एक ने लिखा है कि ये संघीय ढांचा जो है उस पर चोट है, दूसरे में लिखा गया है कि जो इस तरह के अधिकारी होते हैं, जो उसमें उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर का माहौल आ जाएगा। क्या था पुराना नियम, और नियम में बदलाव के बाद क्या होने जा रहा है, जिसको लेकर राज्य विरोध कर रहे हैं? चार कानून जो है वो बदलने जा रहे हैं। इसके मुताबिक कि केंद्र और अगर राज्य के बीच में कोई अगर अड़चन पैदा होगी तो केंद्र जो फैसला लेगा वो राज्य के ऊपर जो है वो लागू किया जाएगा। यही नहीं, जो दूसरा बदलाव है वो ये है कि जितने चाहे अफसर जो हैं केंद्र सरकार अपने यहाँ पे डिप्यूट करवा सकता है, चाहे राज्य को मंजूरी हो या ना हो। फिलहाल कानूनों के तहत 40% जो ऑफिसर्स हैं, जो स्ट्रेंथ है ऑफिसर्स की, उनमें से सिर्फ 40% जो है वो डेपुटेशन में, सेंट्रल डेपुटेशन पे आ सकते हैं। थर्ड जो है पॉलिसी, इसके लिए क्योंकि केंद्र चाहता है कि जो पॉलिसीज जो हैं आगे ले जाई जाएं, उनके लिए उनके पास एक फ्लो ऑफ ऑफिसर्स जो है उसमें कमी पड़ रही है। तो अगर वो चाहता है कि कोई ऑफिसर आए तो एक टाइम बाउंड मैनर में जो है राज्य सरकार को ये फैसला लेना होगा कि ये ऑफिसर जो है वो हमारे पास आ जाए। तो ये एक दोनों के बीच में लड़ाई जो है वो फिलहाल चल रही है। अगर मैं वो थोड़े से आंकड़े दे सकूं तो जैसे डीओपीटी जो है वो कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, अगर हम सिर्फ बिहार की बात करें तो वहां पे 248 आईएएस ऑफिसर्स हैं, जिनमें से सिर्फ 32 जो हैं वो सेंटर्स में पोस्टेड हैं। उड़ीसा में 180 ऑफिसर्स में से 25 ऑफिसर्स जो हैं वो सेंट्रल डेपुटेशन में हैं। ऐसे ही अलग अलग राज्य जो केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में भी बहुत कम संख्या में जो है वो यहां पर पोस्टेड हैं। हालांकि जो आईपीएस के ऑफिसर्स हैं उनमें से भी जो डीजी रैंक के ऑफिसर्स हैं, खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो साइट है वो बताती है कि 10 डीजी रैंक के जो 10 ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपनी सेंट्रल डेपुटेशन की मांग की है, जिसमें से 2 जो हैं वो डीजीपी रैंक के हैं। यही नहीं, क्योंकि ऑफिसर्स आ नहीं रहे थे, जिसके चलते काफी दिक्कतें आ रही थी केंद्र सरकार को। उसके चलते अगर मैं थोड़े से और आंकड़े दे सकूं डीओपीटी के अनुसार, उसमें अभी तक आईएएस ऑफिसर्स जो संख्या जो है वो बढ़ाई गई है। 2014 में इनकी संख्या 621 थी और अब इनकी संख्या 1130 है। लेकिन अभी भी जो सेंट्रल डेपुटेशन में पहले अगर 117 थे तो अब 114।
नीता, संक्षेप में अगर आप बता सकें, 25 जनवरी तक राज्यों से राय मांगी, अगर ज्यादातर राज्य विरोध में आते हैं तो क्या केंद्र ये प्रस्ताव वापस लेगा? वो तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते। आदिति, बहुत शुक्रिया नीता इस तमाम जानकारी के लिए। विस्तार से नीता शर्मा ने बताया कि क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर राज्यों को आ रही है और वो इस वजह से ही आईएएस कैडर नियम का बदलाव कर रहे हैं। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज पहली खबर है, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी के साथ बर्बाद हो गए हमारे 25 साल, क्योंकि वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए ही हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। तो उद्धव ठाकरे ने बड़ा हमला यहां पर बोला है। दूसरी खबर, अदिति सिंह जो उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी में शामिल हो चुकी है कांग्रेस छोड़कर, अब पंजाब में उनके पति के टिकट का पेच भी फंस गया है, क्योंकि कांग्रेस उनके पति को टिकट देने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तीसरी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर कहा है कि देश जो है वो अब अपनी पुरानी गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। उन्होंने नेताजी की मूर्ति, जो होलोग्राम मूर्ति है, उसका अनावरण किया और उस दौरान ये बातें कही। चौथी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की साजिश रच रही है बीजेपी, क्योंकि उसे पंजाब में चुनाव का डर सता रहा है। और पांचवी खबर, आईएएस के डेपुटेशन को लेकर अब केंद्र और गैर बीजेपी राज्यों में टकराव नजर आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो राज्य हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस नए नियम पर आपत्ति जाहिर की। आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं, इस पोल में हिस्सा लें, अपनी पसंद की खबर चुनें, हम उस खबर को आपको विस्तार से दिखाएंगे।